मैम गुड आफ्टरनून सर। मैम कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों के आए थे जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो 3 या 4 क्वेश्चन थे जो मतलब शायद कवर नहीं हुए हैं। तो मैं सर से और मैम से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिनको भी इस पे मतलब क्वेश्चंस पे आंसर देना उचित लगे वो प्लीज उस क्वेश्चन को टेक ओवर कर लें। 4 क्वेश्चंस हैं जो इनके अलावा हैं, चैट बॉक्स के अलावा, तो मैं पहले उनको पूछ लेता हूँ मैम, है ना। एक पहला क्वेश्चन था कि एमटेक जाने से पहले जब जो बीटेक में ये रिव्यू पेपर्स होते हैं, मतलब कोई जर्नल लिखना ऐसा कोई कंपलसरी है मैम? From BTech to MTech you are asking, or हाँ, from यस MTech to मैम, PhD? व्हेन वी आर From इन BTech to बीटेक। MTech. I think from BTech to MTech, I will not say it's very, like, of course if you have, it's a plus point. But BTech level पे आपसे कोई बहुत ज़्यादा पेपर्स एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम सारे कोर्स वर्क करते होते हो, और लास्ट में एक सेमेस्टर या आई थिंक इन द लास्ट 2 सेमेस्टर्स आप एक और साइड बाय साइड एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो, बट आउट ऑफ दैट यू कैन नॉट गेट अ पेपर ऑल्सो. सो इंडियन सिस्टम में मैं कहूँगी अगर आपको बीटेक से एमटेक जाना है तो सिर्फ गेट में अच्छे से अच्छे स्कोर्स लाओ आप, एंड दैट विल अश्योर कि आप अच्छे से अच्छे ब्रांचेस और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सको फॉर योर मास्टर्स, राइट. बट अगर आप बाहर आना चाहते हो डायरेक्टली फ्रॉम बीटेक फॉर मास्टर्स, तब आपको डेफिनेटली शूट करना चाहिए कि आप एक आर्टिकल लिख सको. लेट्स से पूरा फुल फ्लेज पेपर ना हो, क्योंकि उसके लिए तो आपको कंटेंट चाहिए और पूरा रिसर्च का टाइम चाहिए. बट अगर आप कोई आर्टिकल लिख सको, बहुत सारे दे जस्ट वांट टू नो कि आपकी राइटिंग एबिलिटी है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है कि नहीं. तो अगर आप कोई आर्टिकल लिख सको, बहुत सारे आजकल अपॉर्चुनिटी आते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हो. तो ये एक पोटेंशियल दिखाता है कि आपको राइटिंग कैपेबिलिटी है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है. तो ये आपको हेल्प करेगा अगर आप बीटेक से मास्टर्स के लिए बाहर आना चाहते हो. इंडिया में ये प्रोसेस गेट के थ्रू है, जो कि बहुत आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, दैट विल हेल्प यू टू गेट इनटू बेस्ट प्लेसेस. एंड बाहर अगर आपको आना है तो भी आप अच्छा से अच्छा सिक्योर करो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अगर आपको बाहर आना है मास्टर्स के लिए. और डेफिनेटली अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सको ऑन टॉप ऑफ इट, तो इट विल गिव यू सम एज, और इस बेसिस पे आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगा. बट मैं कहूँगी बीटेक लेवल पे सबसे अच्छा है कि आप अपने एकेडमिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो. ये आपको हर एस्पेक्ट में हेल्प करेगा, गेट के अच्छे स्कोर में हेल्प करेगा, आईएएस की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, और रिसर्च लेवल पे भी हेल्प करेगा. तो हर लेवल पे आपको हेल्प करेगा. आप बीटेक में सिर्फ अपने कोर्स वर्क पे सबसे ज्यादा ध्यान रखो. बाहर आने का अगर आपको मन है तो आपने सारे अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर दो, क्योंकि बाहर आना प्रोसेस जो है ये टाइम टेकिंग है. हर चीज के एप्लीकेशन जुलाई के बाद शुरू होते हैं और ये पूरा टाइम लेता है 7 to 8 months. तो आप थोड़ा सा पहले, अगर आप डायरेक्टली अपने इमीडिएटली बीटेक के बाद आना चाहते हो, लास्ट ईयर से ये सब शुरू कर दो रिसर्च के लिए, राइट. बट अगर बीटेक लेवल पे डेफिनेटली आपसे कोई बहुत ज्यादा पेपर एक्सपेक्ट नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैं किससे पूछूं अपने स्पीकर से। थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन कि किसी ने पूछा है मैम, पार्टिसिपेंट ने, कि सिविल इंजीनियर्स का स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च में कुछ पॉसिबल है? स्पेस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली सिविल यस, देखिए मैं बता रही हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिविल हर एस्पेक्ट के बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है. तो ऑफ कोर्स रिसर्च के एस्पेक्ट से भी बहुत आपको हर जगह हेल्प, जैसे कि आप सबसे ज्यादा क्या सुनते, मानो स्पेस से रिलेटेड कॉमन चीज हम सुनते हैं कि मंगल पे कुछ चला गया, मार्स पे कुछ चला गया, इस टाइप से, राइट. और वहां पे हर एक फील्ड का इम्पोर्टेंस है. वहां पे ऐसे एक मानो उन्होंने कोई वहां से कोई सैंपल लिया, उस पर हर तरह का काम होता है, हर तरह के आइडियाज लोगों को चाहिए होते हैं. तो वहां पे हर डायमेंशन का इम्पोर्टेंस है. तो अगर आपको स्पेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली, बट और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड करें. बट मैं कहूंगी कि यस मैम प्लीज मैम आफ्टर यू. मेरा यही एस्पेक्ट है कि वहां पे अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है, मैं और प्लानिटरी इस तरह के स्टडीज में इंटरेस्ट है, तो वहां पे हर एस्पेक्ट में काम होता है. तो सब सारी चीजों का इम्पोर्टेंस है. और तो जो मैं कर रही हूँ जियोलॉजी, उसका तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप चीजें वहां से लेते हो और उस पर हर तरह की स्टडी करते हो, सारा केमिकल केमिस्ट्री सब कुछ. तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो मेरा फील्ड तो बहुत रिलेटेड है, but definitely हर फील्ड का इम्पोर्टेंस है. एंड देबांजना वांट टू ऐड समथिंग, गो अहेड. एक्चुअली नाउ आई विल कम टू माय फील्ड इन दैट में. ये सर्वेइंग में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि लाइक अभी जो हम फिलहाल काम कर रहे हैं उसमें सैटेलाइट्स की इम्पोर्टेंस एक्चुअली में है. द फर्स्ट वन बीइंग द नेविगेशनल सैटेलाइट्स.
जैसे कि आपके जीपीएस है या फिर गैलीलियो, ग्लोनस, ऑल टुगेदर नोन एज जीएनएसएस। तो हमको नेविगेशनल सैटेलाइट की ज़रूरत होती है टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्टेन लोकेशंस, एंड उसके लिए टू ऑब्वियसली कैसे एग्जीक्यूट करना है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, फील्ड में एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड स्टडी भी होना बहुत ज़रूरी है कि वो सैटेलाइट जिससे हम सिग्नल्स जिसका कैच कर रहे हैं हमारे एंटेनास, तो वो सारे जो है वो कौन से ऑर्बिट में है, उसका डिस्टेंस कितना है, टाइम पीरियड कितना है, क्या क्या कौन से एटमॉस्फेरिक जो आपके लेयर्स है उससे इंटरेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से कितने एरर्स क्रिएट होते हैं, टाइम लैग क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व as far as navigational satellites are concerned. So all these things we have to know as surveyors, we need to know about all these things. Second kind of satellites which we work upon is जो images capture करते हैं, basically remote sensing के through वो लोग images capture करते हैं. As Survey of India, our main mandate is to make topographical maps, and these images serve as the base map for us. कि वो हमारा बेस मैप हो गया, उससे अभी हमको डेटा इंटरप्रेट करना है और उस हिसाब से हमको मैप्स तैयार करने हैं. तो देखा जाए तो उसमें भी हमें फिर बहुत डीप जाना पड़ता है कि उन्होंने तो हमको बस आरजीबी का वैल्यूज, रेड ग्रीन ब्लू, दिस फोटोग्राफी जो होती है उसके वैल्यूज दे दिए. अब उससे हमको कैसे डेटा इंटरप्रेट करके मैप्स बनाने होते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी लाइक फुल फ्लेजेड स्टडी. तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि सैटेलाइट से तो फिलहाल मतलब अच्छा खासा रिलेशन है सर्वे ऑफ इंडिया का, और हम लोग उस पर काफी काम करते भी. तो मैम जो मतलब जिन बच्चों को स्पेस में इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू भी मतलब उस तरह का काम करते हैं. एग्जैक्टली, दे कैन कम टू दिस फील्ड. थैंक यू मैम. मैम अब चैट बॉक्स में से कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मैं अंकित सर से पूछना चाहूंगा. सर ये क्वेश्चन है शिव कुमार का. हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज, कहाँ से लर्न करें और रिसोर्सेज की बेसिकली वो पूछ रहा है इंटरव्यू के लिए. सर देखो, इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ी प्रिपरेशन यही है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे जो आपने पढ़ा है. जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके एकेडमिक्स अपने अच्छे से रखो, और क्या बोलते हैं लास्ट समय कुछ मॉक इंटरव्यू होते हैं, उनके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हो. उनमें से कुछ कोचिंग मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपको लास्ट के 10 इयर्स या 12 इयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उनका एक कलेक्शन होता है. उसको आप पढ़ो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जनरली क्वेश्चंस वही होते हैं जो पिछले 4-6 साल से पूछे जाते हैं. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एकेडमिक सही रखो. तो आपको जब एकेडमिक्स पूरा सही है तो कुछ भी इधर उधर घुमा के पूछेगा तो वो आंसर दे सकते हो, क्योंकि आप एकेडमिक्स में अच्छे हो. सेकेंड थिंग, आप वो जो मटेरियल है जो 10-12 साल के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप वो अच्छे से पढ़ लो. इसके अलावा कोई आपको कहीं से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी में आपका टाइम निकल जाएगा. थर्ड थिंग, आपको मॉक इंटरव्यू देने हैं, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है. ओके, थैंक यू. जी सर, थैंक यू सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आदर्श सर से है. सर ये क्वेश्चन है आदित्य का. सर हाउ टू स्टडी ड्यूरिंग बीटेक फॉर एएससी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम सेकेंड ईयर. अंकित सर भी एड ऑन करना चाहें तो कर सकते. देखो यार, अगर सेकेंड ईयर से शुरू करना है जी सर, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है. बस जैसे जैसे तुम्हारे जैसे थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा सोम आया, फ्लूइड मैकेनिक्स आई, जैसे सब्जेक्ट आते जाते हैं तो वो सब्जेक्ट पहले अपने तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ो, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और अपने जो भी चीज पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो. अब ऐसा नहीं करना है कि तुम सेकेंड ईयर में शुरू कर रहे हो और तुम पूरे 4 साल जो तुमको फाइनल ईयर में पढ़ना है या जो तुमको थर्ड ईयर में पढ़ना है सब लेके तुम बैठ जा रहे हो, सब एक साथ पढ़ोगे. नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है. जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो थर्ड सेमेस्टर में, उसको थर्ड सेमेस्टर में कवर करो, जिससे कि तुम्हारा सेमेस्टर भी कवर हो जाए और तुम्हारी प्रिपरेशन भी चलती रहे. सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलो, और सबसे इम्पोर्टेंट है नोट मेकिंग. अपने नोट बनाते रहो, और ऐसे ही फाइनल ईयर तक चलना है. और लास्ट में जो शॉर्ट नोट्स आएंगे वही काम में आते हैं. अब जैसे फाइनल ईयर में मेरे पास गेट के लिए गेट के एग्जाम देने के लिए मैंने पूरे नोट्स करीब पूरे 4 साल की जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके शॉर्ट नोट्स बनाए थे. वो लगभग 150 पेजेस में थे.
वो पूरे शॉर्ट नोट्स, तो 2-3 दिन बैठ के पूरे के सब्जेक्ट वो कवर हो जाते थे। तो नोट्स मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हमेशा अपने नोट्स पे रिलाई करो, दूसरे के नोट्स मत पढ़ो, और स्टेप बाय स्टेप चलो। सब एक साथ चीजें लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलते जाओ, हो जाएगा। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था इनका, शिव का ही एक क्वेश्चन था कि सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन व्हाट यू प्रेफर, मतलब स्टडी टाइम कैसे मैनेज करते थे सर, इस पर भी थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब कॉलेज के साथ ही इंजीनियरिंग सर्विसेज। हाँ देखो यार, मैंने तो सेकेंड ईयर से शुरू नहीं किया था, थर्ड ईयर से मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन करना इंजीनियरिंग सर्विसेज की। ठीक है। तो हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट कवर हो गए थे उसको मैंने रिवीजन किया, और वही फिर उसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते गए। फिर और क्या पूछे थे? तो वही कि मतलब ये बेसिकली इन्होंने टाइम पूछा कि एक दिन में जैसे कितने घंटे हो जाए, कि 3 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, तो कितना पढ़ाई के लिए कितना भी टाइम कम नहीं है, जितना टाइम तुम दे सकते हो दो। और डेली मेरा क्या था, डेली शाम के लगभग 2 घंटे प्रीवियस मतलब पिछले साल के चीजें पढ़ना होता था, उस पर क्वेश्चन लगाना है। डेली का 2 घंटा था शाम में, वो भी खाना खाने से पहले शाम में आए, वो 2 घंटे में पढ़ना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम देवांजना मैम से है। मैम प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज इफ देयर आर like GATE and IS। ये दीक्षा ने क्वेश्चन पूछा है। I think Seema ma'am would be a better person to answer No, it's this okay. question. I will add if I see any point, but Devanjana, go ahead. Yeah, actually, okay. What I can say is कि there are 2 ways in which you can carry forward after your graduation. Is first तो आप या तो जॉब टेकअप कर लो, या फिर आप हायर स्टडीज करो। अब जॉब भी टेकअप आप 2 साइड से कर सकते हो। एक तो या तो आप गवर्नमेंट या फिर PSU कैटेगरीज की जॉब्स ले सकते हो, या तो प्राइवेट जॉब्स ले सकते हो। If you want to go for government and PSU kind of jobs, you have to appear for exams. There are no escape. There is no other way in which you can get into this. And as far as the private jobs are concerned, to be frank, I'm not very aware of it because I've never really ventured into it. And जहाँ तक हायर स्टडीज की बात है, जैसे कि मैम ने कहा कि आप गेट के थ्रू अगर जाना हो, गेट एग्जाम दो, अगर आपको बाहर पढ़ना, बाहर कहीं पे अप्लाई करनी हो हायर स्टडीज के लिए, then yes, there are exams also, GRE, TOEFL वगैरह भी होते हैं। और या फिर आप लोग आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे you can also collaborate through your parent institute also. So yes, there are many opportunities available other than GATE and ESA. Depends on what exactly you want to do. So first you have to be very clear what your target is, and then you can definitely choose your way out. Thank you मैम एंड सर कोई भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। I will definitely add, but after Ankit and Adarsh. इसमें से एक मैं, yeah madam, I want to say something that everybody knows the GATE and ESE. Other than there are just some state government jobs, and I think that state government jobs are better for those persons who are interested. आप इंटरेस्ट है आपको अपने स्टेट में सर्व करना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्व करते हैं तो आपको ट्रांसफरेबल जॉब होती है, हर 3 साल में इधर उधर चलता रहता है। आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब जा सकते हैं जिसमें से आपको पूरी लाइफ अपने घर पे हो सकता है। और इससे मैं एक चीज और चीज बोल सकता हूँ कि गेट और इसके एग्जाम्स के अलावा भी आप हायर स्टडीज, जैसे मैडम बोली है कि आप हायर स्टडीज में जा सकते हो, वो भी एक अच्छा सा है, कंफर्टेबल जॉब है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट वेरी कंफर्टेबल अदर देन दिस वन। थैंक यू। Adarsh? सर क्वेश्चन क्या था सर कि मतलब जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है जो ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करने से ले लेती है? देखो यार, लाइटर नोट पे एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। yes, sir. तो तुमको जो मन करे तुम वो कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड हम लोग के ही बैच का है, राहुल जानता है, क्या नाम था वो, उसने बीटेक के बाद MBA किया IIM कोझिकोड से, प्रियांक गोयल।
बीटेक के बाद MBA किया। एज अ स्पीकर यहाँ पे एड्रेस भी इस समय वो क्या कर रहा है, इस समय वो घर पे रह के खेती कर रहा है। और क्या कर रहा है? और टर्नओवर कितना है राहुल उसका? उसने वो स्टार्ट किया था और जो उसका एक्सपेक्टेशन थी वो अचीव नहीं हुई। मतलब ऑब्वियसली बड़ी बड़ी खेती कर रहा है क्योंकि उसने एक्सोटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती स्टार्ट की थी, जिसमें पापरिका मतलब शिमला मिर्च महंगी वाली और मशरूम थी, ये सारी चीजें थी। तो उसका जो वो एक्सपेक्टेशन था 50 लाख जो भी कह रहे हैं वो नहीं था, और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। तो वो पैरेलल वो काम भी चल रहा, साथ में साथ वो किसी स्टार्टअप को ज्वाइन किया उसने अभी, और उसमें भी उसकी सैलरी काफी तो वैसे ही है कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, बस आपको अपना इंटरेस्ट खोजना है कि क्या करना चाहते हैं आप। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में आना है तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब के झिकझिक में नहीं आना है, अपना कुछ करना है, तो अपना कुछ इनोवेटिव आइडिया लाइए, जैसे कि प्रियांक ने किया। और रिसर्च के लिए तो राहुल सीमा मैम हैं बताने के लिए क्या कर सकते हैं। Okay, then I will add on top of that कि of course time आपको लगेगा अगर आप डायरेक्टली जॉब नहीं ऑप्ट करके कोई डिफरेंट पाथ ले रहे तो। बट पॉइंट अच्छा ये है कि अब जो है इंडिया में हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए दे आर प्रोवाइडिंग यू सम स्टाइपेंड, राइट? तो आप काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आप पे वो डिपेंड, ऑफ कोर्स आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को देखना है या फिर घर वालों को पैसे देने हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट अब अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जा रही है इंस्टीट्यूट लेवल पे, जो कि आपको पता होगा PhD मतलब मास्टर्स में आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, और आपको PhD में आई थिंक 32 कितना मिल रहा है राहुल? 32,000। Initially you get 28,000. पहले 2 साल 31। हाँ, so first 2,000, so you see 31,000 is not a less amount. So और उसके बाद next 3 years 35। राइट, तो अगर आपको 33,000 रुपीज मिल रहे हैं और अगर आप सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको वो मिल रहा है, तो आपके एक्सपेंसेस अच्छे इंस्टीट्यूट्स में क्या होते हैं, हर चीज बहुत सब्सिडाइज होता है, तो आपके एक्सपेंसेस इतने नहीं होते। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें तो विद इन 5 to 7,000 आप आपका सारा एक्सपेंस कवर हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी रेस्ट अमाउंट है वो आप फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या अपने लिए सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो मनी वाला कंस्टेंट और टाइम वाला कंस्टेंट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपके माइंड में हो सकता है ये सोच के कि आपको कुछ अमाउंट पैसे मिल रहे हैं वहां पे भी, आप ऐसा नहीं कि जॉबलेस हो कम्प्लीटली। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो उतने अमाउंट में, और पैसा एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है आपके कमिंग फ्यू ईयर्स के लिए, और डेफिनेटली अगर आप आगे जा रहे हो रिसर्च में, पैसा इज नेवर गोइंग टू अ प्रॉब्लम। बहुत अच्छी अमाउंट मिल रही है पोस्ट डॉक के लिए भी, अगर आप आफ्टर PhD जाते हो तो पैसा कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम का रहेगा, लेकिन आपको क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है थ्रू आउट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, बाहर आते हो तब तो डेफिनेटली और भी अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपको ये टाइम थोड़ा सा लगेगा और थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए, और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा था कि स्टार्टअप, ऑफ कोर्स जब आप किसी अच्छे संस्थान से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे कि IIT के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, ऑफ कोर्स दिल्ली में भी होगा। तो IITs में क्या होता है, आपको एक अलग से उनके फंडिंग के प्रोविजंस होते हैं, तो वो अगर आपको बीटेक करते करते ही एक्चुअली बच्चे शुरू कर देते हैं, बट मानिए आप बीटेक से मास्टर्स में भी आ रहे हो, तो मास्टर्स में आप जैसे वहाँ पे जुड़ोगे उस संस्थान से, आप देखोगे कि आपके बहुत सारे आपके इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज अगर आपके मन में हैं, तो आपको उसको भी परस्यू करने के लिए दे आर प्रोवाइडिंग यू वेरी गुड फंड्स। अपॉर्चुनिटीज इतने ज्यादा खुल जाते हैं और आपके डिफरेंट जितना भी आपको करने की इच्छा है वो सब में आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से अपना बीटेक कंप्लीट कीजिए और उसमें सबसे अच्छा मार्क्स लाइए, और ऑफ कोर्स गेट और IAS जो भी आपके हैं वो सब परस्यू कीजिए। बट मानिए थोड़ा सा प्लान में अप एंड डाउन हुआ, फिर भी आपके अपॉर्चुनिटीज कभी कम नहीं है, तो अपने आप को सिर्फ मोटिवेटेड रखिए और बस अपने थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। और ऑफ कोर्स अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का सब कुछ इंटरनेट पे है, कुछ भी आपके मन में प्रॉब्लम है किसी भी चीज को लेके तुरंत से सर्च कीजिए, बहुत इजीली आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहिए, सीरियस रहिए चीजों को लेके, यू विल डेफिनेटली एंड अप इनटू समथिंग गुड। थैंक यू मैम, होपफुली ये क्वेश्चन ने काफी हेल्प किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है मैम कि मतलब क्या होगा, जॉब नहीं है मिली, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज है मैम गेट में, तो सिविल सर्विस बहुत चैलेंजिंग है। इंडिया में बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव और इतने हार्ड वर्किंग हो चुके हैं, एक्चुअली हार्ड वर्क तो इंटेलिजेंस से भी ऊपर है मैं मानती हूँ। तो अगर आप, और
इन सब की वजह से ना इतना ज्यादा कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। यही चीज जब आप बाहर आओगे तो आप देखोगे कि बच्चे उस तरह से नहीं है, हर चीज को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत सारी अदर फील्ड्स में जा रहे हैं, बट इंडिया में एजुकेशन और इन सब चीज को लेकर बच्चों में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उतनी ज्यादा प्रमोटेड नहीं है। तो इतने सारे बच्चे इतने सारे एम्बिशन के साथ जब एक किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और बच्चों में कंपैरिजन और फैमिली की एक्सपेक्टेशन इन सबों का भी बहुत प्रेशर होता है। तो बच्चे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में भी जाने लग जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिए, बहुत सारे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं हर फील्ड में। मतलब आपका गेट नहीं हो रहा है या IAS माने थोड़ा सा 1-2 मार्क्स से थोड़ा बहुत छूट रहा है, बट एज अदर्स मेंशन कि उसका पहले बार में इतना मतलब फोकस्ड होने के बाद भी कुछ मार्क्स से छूट गया क्योंकि उसको अपने प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी में थोड़ा सा चेंज करना था, उसको बुक्स ज्यादा पढ़ने पड़े, तो डेफिनेटली उसका इतना अच्छा स्कोर हुआ और ऑफ कोर्स सिंगल डिजिट रैंक आया। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप थ्रू आउट लगे रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए। बट इंडिया में क्योंकि बहुत कंपटीशन है तो डेफिनेटली कभी आप कर भी पाएंगे, कभी नहीं भी कर पाएंगे, बट आप प्लीज डिप्रेस मत होइए, लगे रहिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित सर से है। सर एक पार्टिसिपेंट इन्होंने नाम नहीं मेंशन किया है कि पूछा है कि व्हाट इफ समवन इज रिजेक्टेड इन मेडिकल टेस्ट इन PSU and ESC, जैसे मोस्टली कलर ब्लाइंडनेस इस तरह का कुछ होता है तो सीधा रिजेक्ट ही कर देते हैं, तो सर कितना वो है चांसेस, मतलब मेडिकल में कितने लोग रिजेक्ट हो जाते हैं? देखो ESC के जैसे मेडिकल होता है तो उसमें से जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है, तो लेकिन उसमें से कुछ रेलवे का स्टोर्स था, अभी तक तो रेलवे था तो उसमें स्टोर्स का एक डिपार्टमेंट था। अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप अगर आपकी रैंक अच्छी है तो उस पे आप एडमिशन पा सकते हो, बशर्ते आपकी रैंक इन मिडिल और अबव मिडिल होना चाहिए। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि उसके अलावा कोई सभी चीजों में टेक्निकल जॉब्स होती हैं, जो स्टोर्स है उसमें थोड़ा मैनेजरियल जॉब्स था, उसमें क्या होता था कि उस पे आपको एंट्री मिल जाती थी कलर ब्लाइंडनेस पे। बट आजकल की ESC की एग्जाम्स में रेलवे हट गया है, तो शायद अगर आप कलर ब्लाइंडनेस के उससे हटते हैं एज पर माई नॉलेज तो आपको मिलना मुश्किल है। सेकेंड थिंग, और कोई रीजन हो सकता है, मैक्सिमम जो मेडिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा अटेंशन पे होता है तो आपको जो कलर ब्लाइंडनेस पे ही होता है। सेकेंड थिंग, और बाकी सब चीजें तो नॉर्मल रहती हैं सबकी और कोई इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस जो पावर होता है आइस का वो -4 था टिल 2016 and in the 2017 it was -6 was allowed for railways IRC I think, and beyond that everybody is perfect। बस इसमें आइस में ही ज्यादा पावर होता है, आइस में ही ज्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं, बाकी और कोई सच रीजन नहीं होना चाहिए मेडिकल का जिसमें से आप रिजेक्ट हो सकते हो। बट ये आइस का अटेंशन करना है, पे अटेंशन ऑन द आइस। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आदर्श सर से। सर अमित का क्वेश्चन है ये, सर सम स्पेसिफिक बुक्स और साइट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ES एग्जाम व्हिच वी कैन इजीली फाइंड ऑन नेट बिकॉज़ आवर टेक्स्ट बुक आर लेफ्ट इन हॉस्टल ड्यू टू कोरोना। कौन से बुक मिल पाएंगे ऑनलाइन? हाँ सर, ऑनलाइन कोई साइट या फिर इस तरह से बुक्स? अरे यार हम लोग के टाइम पे इतना कुछ नहीं था ऑनलाइन का, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अंकित बताएगा, मैं भी अंकित याद अंकित सर प्लीज बताएगा। ये जनरेशन अंकित कोई है क्या साइट जिसपे बुक्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक? इससे लेटर ऑन भी सर दे सकते हैं अगर ऐसा हो तो, मतलब हम लोग इनको कन्वे कर आगे दे देंगे बच्चों को। सर जब हम लोग पढ़ते थे 2017 तक एटलीस्ट, तो हम लोग अपने बुक्स अपने जनरली अपने साथ रखते थे। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन का इतना ज्यादा हम लोग देखते नहीं थे। सेकेंड, अब क्या हो गया है कि आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं जिसको आप रिफर कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक ऐसा NPTEL आई थिंक है, एक ऐसा सिस्टम है जिसपे आप वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। और सेकेंड थिंग, आप इतनी सारे जो भी आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन पे आपको अपने पास सिलेबस होना चाहिए। आपके पास सिलेबस है, कौन सा टॉपिक है उसको सर्च कर दीजिए, उससे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो लेक्चर्स में जाओ, अगर नहीं है तो आपको उस पे NPTEL में आपको मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें से आपको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें से पूरा लेक्चर जो आपको पूरा लेक्चर है, पूरे लेक्चर की PDF पूरा मटेरियल मिल सकता है। अब क्या हो गया है कि NPTEL पे कुछ लॉगिन वगैरह कुछ दूसरा कुछ हो चुका, हमारे में तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या है, अभी तो मुझे पता नहीं, 3 साल से मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया है। बट आप इस समय
21st सेंचुरी है, आपको मिल सकता है ऑनलाइन मटेरियल, जितना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते आप हॉस्टल में छोड़ के आए, लेकिन आप जो प्रिपरेशन करते हो तो अपने हैंडमेड नोट्स, जैसे आदर्श ने बोला, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब लास्ट समय एग्जाम देते हो तो लास्ट के 10 डेज में आपको अपना पूरा जहां जहां से पढ़ाई की आपने, वो आपको रिवीजन करना है। अगर आप कहीं पे हॉस्टल पे छोड़ चुके हो तो आप इतने समय सब ट्रांसपोर्टेशन खुला हुआ है, आप जाकर लेके आओ और पढ़ाई करो। आप ऑनलाइन ओके है, बट आप अपने हैंड जो आपने बनाया है अपने आप से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा आदर्श ने बोला। तो आप ना कि अभी बुक्स हॉस्टल में छूट गए, अभी हैंड रिटन नोट्स होते, 1-2 कॉपी की, तो वो साथ में रहती। तो इसीलिए जरूरी है कि जो भी पढ़ो उसके नोट्स रहें। ये पॉसिबल नहीं है कि तुम वो रामा मूर्थम पूरी रिवाइज कर पाओगे स्ट्रक्चर की। अब हाँ, एक और चीज है, ये कोशिश करना है कि नोट्स की एक अलग कॉपी रहे जो शॉर्ट नोट्स हो, उसमें केवल थ्योरेटिकल हो, फॉर्मुलेज हो और कुछ नहीं। और एक अलग कॉपी होती है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होती है, जिसको तुमको रिवाइज करना ही करना है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिसको तुम एक बार लगाओ, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको तुमको कई बार लगाना पड़ता है, और उसमें जब तक तुम्हारा मतलब फ्लुएंसी नहीं पड़ेगी, मतलब ईएसटी के लिए ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखो और बिना सोचे समझे तो एक पेन चलना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। एग्जाम में कुछ सोचना नहीं होता है, बस लिखते रहना है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे आप प्रिपरेशन करते हो तो क्या होता है, जनरली हम लोग बहुत सारी जगह से पढ़ते हैं, ये टेक्स्ट बुक पढ़ ली, ये ऑनलाइन मटेरियल पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ लिया, सब कुछ बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे आदर्श सर ने बोला, आपको देखना नहीं है उसका सोल्यूशन, तुरंत देखना है, तुरंत सोल्यूशन सॉल्व करना है, आंसर लगाना है, आप वहां पे कुछ नया रिसर्च नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, आप क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर है उसको आप 5 to 6 टाइम्स, जितनी टाइम्स लगा सकते हो लगा लो। अब ये नहीं कि एक बार पूरा कर दिया दोबारा पूरा कर दिया, ऐसा नहीं। आप जैसे आदर्श ने बोला कि आपके पास जैसे 100 क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम 100 क्वेश्चन किए, आपको 10 और 20 क्वेश्चन नॉर्मली जो होंगे, जो आपको जनरली बिना पढ़े ऐसे आ सकते हैं। सेकेंड टाइम रिवाइज करने के लिए 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन किया, थर्ड टाइम रिवाइज करते हैं 60 क्वेश्चन, तो आप पेंसिल से टिक मार्क मार सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप सेकेंड टाइम जाओगे, रिवीजन करोगे, कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेस हो जाएंगे, आप पेंसिल से इरेज करते रहिए, जो क्वेश्चंस आपको सेकंड टाइम में आ गया उसको इरेज कर दो, जितने आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है और आपको सेकंड टाइम देखने की जरूरत है, तो आप उस पर पेंसिल से टिक मारते रहो। अब क्या होगा, आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स रिवीजन कर दिया प्रीवियस ईयर, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 60 to 70% पेपर जो होता है वो रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से इन द ईएसटी एग्जाम्स। अगर आपका प्रीवियस ईयर अच्छा है, टेस्ट सीरीज अच्छी है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लास्ट समय ये जरूरी है कि आप कितनी बार प्रीवियस ईयर का आपने रिवीजन किया हुआ है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, और क्या बोलते हैं, लास्ट के 4 to 5 डेज में आपको पूरा जहां से पढ़ा हुआ है सबको रिवीजन मारना होता है, और आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है वो सब चीजें एक फ्लो चार्ट में बना के रखिए। ये सब्जेक्ट है, इसको आपने क्लास नोट से पढ़ा हुआ है, इसके कौन सी पढ़ी हुई है, इसका टेस्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो ये सब चीजों का चार्ट बना होना चाहिए कि एक पेपर में लिख लिया आपने कहाँ से क्या मटेरियल से पढ़ा हुआ है, वो सब अपने लैपटॉप में रखा, अपनी की बुक में रखा हुआ है। तो आप लास्ट के 1 महीने पूरा एग्जाम अच्छे से फोकस किया, कहाँ से पढ़ा, उसका रिविजन किया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स आपको रिविजन करना पड़ेगा, तब आपको तब आप इस स्टेज पे आ जाओगे कि क्वेश्चन देखा और आंसर लगाया। उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन की, इसके बाद आंसर आ गया। अगर आपने वहां पे नया क्वेश्चन, कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया, उसको अटेम्प्ट करने पे टाइम दे दिया और क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप थोड़ा डिमोरलाइज होते हो। इसीलिए मेरी यही राय, आप प्रीवियस ईयर करो, जो क्वेश्चन को लगे कि थोड़ा सा भी कहीं से कनेक्ट होता है, आपका माइंड इतना साफ जरूर होता है, आपने 5 to 6 टाइम्स किया हुआ है, तो आप उसको कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर बहुत जरूरी है। इसीलिए ईएससी और गेट के एग्जाम्स में ये जरूरी है, क्वेश्चन देखा और सॉल्व किया। इस स्टेज में जब पहुंचोगे, जब आप 5 to 6 टाइम्स गेट के, ईएस के प्रीवियस ईयर किए हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, और आपने कहाँ से अपना रिसोर्सेज पढ़ा हुआ उस चीज का चार्ट बनाइए, और टेस्ट सीरीज अच्छे से दीजिए, रिवीजन कीजिए, और बाकी अपना हार्ड वर्क करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। ऑलमोस्ट सर सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देवांजना मैम के लिए है और बाकी सर एंड मैम भी प्लीज इसमें ऐड करें। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है बच्चों के बिहाफ पे कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। स्ट्रेस हैंडलिंग, ओके। Sorry to interrupt, Devanjana, during preparation as well as with during research work. I can only tell during preparation sir, research work के लिए तो मैम और आप भी हो। What I used to do was कि my schedule was arranged in such a manner तो like studying at a stretch for a long period, मतलब breaks है बीच बीच में, and during that break also I try to shift my mind away from the preparation and how I achieve it। मैं like मैं just since मैं hostel में रह के मैंने preparation की थी, I was away from my family, so I used to talk to them on a daily basis, and then I used to chat with my friends who were not in the same line ताकि हमारा अगर topic of discussion भी हो तो preparation ना हो। So it's very important to give yourself some break, some rest कि at that time you can recuperate that energy and that enthu among within yourself, and that will help you to balance your level, stress level. So I think that that's what I practiced and I can recommend that. Thank you. Seema Who ma'am, wants to Ankit add sir. next? I will add at the Adarsh end. sir. Seema. Ankit, Rahul, Adarsh, Chetan, हाँ क्या हुआ? Yes, madam. anyone? Madam, How I do you want think? to. हाँ, Yeah. yes. आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के बारे में पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, बट आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीखिए। कैसे आप स्ट्रेस में क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए। आप जैसे टेस्ट सीरीज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अब अगर ये सोचिए बैठ जाए कि इस पे नंबर नहीं आया, मैं स्ट्रेस में हूँ, ये वो नहीं चलेगा। आप पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करो, आप स्ट्रेस से बाहर आओगे। और रही बात, आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए। संडे को 2-3 घंटे अपने लाइफ के लिए निकालो कि आपको कुछ मूवी देखनी है, क्या फ्रेश करना है, क्या किस तरीके से अपने आप को एंजॉयमेंट रखना है। तो और स्ट्रेस से आप तभी बाहर निकल पाओगे जब आप अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि स्ट्रेस में जाने का रीजन यही है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। अच्छा परफॉर्म करोगे तो स्ट्रेस से बाहर निकलोगे। यही मेरी राय है। सर आदर्श सर। देखो यार, स्ट्रेस मेरे नजरिए से स्ट्रेस जरूरी है। अगर प्रिपरेशन के टाइम स्ट्रेस नहीं है तो फिर मतलब आप लाइटली ले रहे हैं चीजों को। और स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस एक ही चीज का होना चाहिए कि पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, और अच्छी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उन चीजों को देखो कि किस वजह से तुमको स्ट्रेस है। मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी नहीं है, तो फिर उस पर और मेहनत करो, उस पर और क्वेश्चन लगाओ, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेस रिलीज होगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुम गेट या प्रिपरेशन हो और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं हम तो एकदम मस्त मूड में रहेंगे, कुछ नहीं होना है, तो फिर मतलब तुम चीजों को लाइटली ले रहे हो। स्ट्रेस तो रहना ही रहना है। जब वो सामने वो घूमता रहता है कि अरे यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एक साल गेट या ईएस के लिए 1 साल देना, फिर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है सामने। रिजल्ट वाले दिन ईएससी में तो डेली चलते रहते हैं रूमर कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, तो दिन भर वही घूमता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेस जरूरी है। थोड़ा डर रहता है तो पढ़ाई अच्छी होती है। अब मेरा क्या है कि रात में नींद नहीं आती थी, कभी कभार सुबह जल्दी उठ जाते थे, तो धीरे धीरे ठीक है, चलता है यार लाइफ में, यार स्ट्रेस रहता है। अभी तो बहुत कम स्ट्रेस है स्टडी के टाइम। अभी जो स्टूडेंट लाइफ है तो अभी एक ही स्ट्रेस है कि पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, और उस स्ट्रेस के लिए केवल तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम अपने एक्शन से उस स्ट्रेस को कम कर सकते हो। पर अभी जॉब में आने के बाद स्ट्रेस कम नहीं होगा और बढ़ेगा, और ऐसे स्ट्रेस बढ़ेंगे जिसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मतलब तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस किसी और की वजह से है, और तुम उस स्ट्रेस को तुमको डील करना है। तो अभी स्टूडेंट लाइफ है, मस्ती करो, पढ़ाई तो यार पढ़ाई है, चलती रहती है पढ़ाई। थैंक यू सर। ओके, सो मेरा सजेशन है
कि आप रूटीन बनाओ, ठीक है। रूटीन बनाने से क्या होता है कि ऑफ कोर्स हम जो रूटीन बनाते हैं उसमें हम बहुत बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारे कंडीशंस को उसमें वो नहीं करते हम, एंड उस समय समझते नहीं होते, और किसी दोस्त ने बुला लिया कहीं चले गए तो बहुत सारा टाइम इधर उधर होता है। तो पॉइंट ये है कि लेकिन रूटीन बनाने से ना एक बहुत अच्छा चेक होता है कि आपके पास जितना टाइम है और जितना आपको पढ़ाई करनी है उसमें आप कहाँ पे अभी तक पहुंचे हो। क्योंकि स्ट्रेस का रीजन एज एवरीवन डिस्क्राइब्ड कि स्ट्रेस का रीजन क्या है कि आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन है या फिर आप बहुत अनसर्टेन हो कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है, अपने सराउंडिंग के लोगों को लेके आप परेशान हो सकते हो, घर का प्रेशर हो सकता है, और ऑफ कोर्स लाइफ की अनसर्टेनिटी को लेके डेफिनेटली आप स्ट्रेस में हो, और रिजल्ट से ऑफ कोर्स। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी होगा कि आप सही पाथ पे हो तो आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम होगा। और बाकी कुछ एक्टिविटीज आप जरूर करो, लोगों से मिलो, बात करो, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहो, एज देवांजना सर। सो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जिससे आप स्ट्रेस को इनकाउंटर कर सकते हो। बट फिर भी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आई थिंक हैविंग अ रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपको ना एक माइंड में क्लैरिटी होता है कि आपको जितना पढ़ना है उसमें आप कहाँ पे अभी पहुंचे हो और जितना टाइम बचा है क्या उसमें करना मतलब क्या क्या पॉसिबल है। फिर आप अपने रूटीन को मॉडिफाई करते हो कि ठीक है चलो भाई मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब इतना टाइम में क्या कर सकते हैं। तो फिर आप मानो कि आपने 5 बुक को बहुत पढ़ने का सोचा था लेकिन टाइम के बेसिस पे आप फिर से मॉडिफाई करके सिर्फ नोट्स पे आ गए। तो रूटीन होने से ना आपको क्लैरिटी होती है, तो आपका स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली कम होता है। रूटीन बना के 100% फॉलो करने की एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए, होते नहीं है, मतलब 70% भी आपने अचीव किया तो मैं कहूँगी अच्छा है, क्योंकि रूटीन हम एक परफेक्ट बनाते हैं जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स नहीं हम कंसीडर करते। तो रूटीन जरूर बनाइए, रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूटीन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बनाइए, फिर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म बनाइए। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग सकता है, उसकी वजह से भी आपको प्रेशर स्ट्रेस आ सकता है कि रूटीन है, करना है, हो सकता है रूटीन नहीं होता तो आप फ्रीली घूमते होते। बट एज अदर्स सेड, रूटीन होने से थोड़ा स्ट्रेस होना भी इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई के लिए। अगर आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, एकदम ओवर रिलैक्स होकर घूमते रहोगे और अंत में लेकिन सब कुछ तो आ ही जाना है, बिना पढ़े तो आप एग्जाम नहीं जा सकते हो, और फिर आपको आएगा एक्चुअल बहुत ज्यादा हेवी स्ट्रेस। तो ये सारे पॉइंट्स जो सब बच्चों ने कहे हैं ये सारे आपके कवर हो जाएंगे अगर आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूटीन बनाओ और उसको थोड़ा मॉडिफाई करते रहो विथ टाइम, और थोड़ा सा अपने आप को चेक करते रहो कि आप अब किस स्टेज में हो, क्या ये आपको कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर लास्ट में इम्पॉसिबल हो जा रहा है करना तो भी मैं कहूंगी कि स्ट्रेस में आके एकदम बिल्कुल जो है परेशान नहीं हो जाना है, थोड़ा सा अपने आप को समय देना है और फिर से आप सोचिए कि ठीक है मुझे शायद थोड़ा और समय चाहिए और जो मैंने गलतियां की पास्ट में उसको मैं ना करूँ नेक्स्ट टाइम में। तो थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल रहिए। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस कीजिएगा तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी, और आप बहुत ज्यादा ओवर रिलैक्स हो जाइएगा तो आप शायद आपको हर बार लगेगा कि चलो 1 साल और लें, 1 साल और लें, वो भी अच्छा नहीं है। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए कि आपको वो पॉजिटिवली हेल्प करे, ठीक है। और रूटीन जरूर बनाइए, रूटीन आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। आगे चल के भी सुनो एक पॉइंट और है। यस आदर्श। हाँ मैम, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ये जरूरी है कि जो तुम्हारे आसपास लोग हैं वो कैसे हैं। कई बार स्ट्रेस होता है वो तुम्हारी वजह से नहीं है, अगल बगल के लोग बना देते हैं, अरे यार सीट बहुत कम आई है यार, नहीं होगा यार, अरे वो तो यार 18 घंटे पढ़ता था उसका नहीं हुआ यार। There is always a student like that or a friend like that who is over nervous और वो सबको नर्वस करता है। हम लोग के भी कॉलेज लाइफ में था, हर एग्जाम से, हर सेमेस्टर एग्जाम से पहले अपना पढ़ के रात में 10 बजे सबके दरवाजे पे अरे यार परेशान करता होता ये अरे यार ये कवर नहीं हुआ यार, इसी में से आएगा यार, अरे यार ये कवर नहीं हुआ है, तो वो फालतू का स्ट्रेस देगा। तो ऐसे लोगों से बचना है, तो अपने पॉजिटिव रहना है और स्ट्रेस आएगा डील हो जाएगा। मतलब फ्रेंड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल कैसा है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो बहुत पॉजिटिवली भी एलिवेट कर सकता है, अच्छा करने के लिए, और डिप्रेस भी कर सकता है। तो जैसे ही आपको किसी से डिप्रेसिंग फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए उनसे, और बिल्कुल भी पढ़ाई का एस्पेक्ट ज्यादा मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ चेक कर रहे हैं या फिर आपके साथ थोड़ा सा खेलते होते हैं कि अच्छा इसका रिएक्शन देखते हैं, अच्छा मैंने तो पढ़ लिया, इसको ऐसा कुछ जाके बोल दो एग्जाम के लास्ट में ताकि एकदम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। क्या आता है छोड़ के, राइट, मतलब क्या आता है वो छोड़ के ये सोचने लग जाए क्या क्या नहीं आता है। तो उस एस्पेक्ट में मत जाइए, अगर अच्छी प्रिपरेशन करिए तो आपको डेफिनेटली पास करने आता है, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप।